हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एजुकेशनल पर्पस से बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं, इलाज के बारे में, दवाइयों के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप तक पहुंचती है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो इसको संक्षेप में कहते हैं HTR। रक्त आधान से होने वाली हीमोलाइटिक प्रतिक्रिया है ये। और अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति को गलत रक्त समूह या असंगत इनकम्पेटिबल रक्त चढ़ा दिया जाता है तो जो प्राप्त करता है उसके प्रतिरक्षा प्रणाली दाता के RBC को नष्ट कर देती है, तो उसे हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो होता है सो दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो रक्त चढ़ाने के तुरंत या कुछ घंटे के भीतर हो जाता है। अधिकतर ABO इनकम्पेटिबिलिटी इसका कारण है। और दूसरा होता है डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, DHTR। 3 से 14 दिन के बाद इसका लक्षण देखने में मिलता है और कई बार स्थिति बहुत गंभीर हो गई रहती है। तो तुरंत अगर मतलब एक्यूट वाला में तुरंत आपको सिम्टम्स सब पता चलेगा और आदमी कॉन्शियस हो जाता है। तुरंत रक्त चढ़ाने के 2-3 घंटे के बाद या कुछ घंटे के भीतर ही जो रिएक्शन है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब डिलेड वाला में बहुत सारा ये डैमेज कर चुका होता है तो स्थिति क्रिटिकल हो जाती है। और अगर हम कारण की बात करें तो गलत ABO या मतलब RH ब्लड ग्रुप का चढ़ा देने से ये हो जाता है। अब मान लीजिए किसी का अलग अलग ब्लड ग्रुप है, उसका वो मैचिंग नहीं है और गलती से चढ़ा दिया गया, ठीक से जांच नहीं किया गया, या उसका ब्लड ग्रुप कुछ और है और माने गलत चेकिंग हो गया और उस चेकिंग के आधार पर ही गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, तो इस सब के कारण ये हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। तो इसका एक कारण हो सकता है क्रॉस मैचिंग की कमी, पहले ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी से बने एंटीबॉडीज, या फिर क्लरिकल लेबलिंग एरर, ये सब आम बात है। और अगर हम एक्यूट रिएक्शन में की बात करें तो उसमें जो लक्षण होता है बुखार या ठंड लगना, पीठ कमर दर्द, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, मतली, उल्टी, पेशाब का रंग गहरा, हाइपोटेंशन, शॉक, एक्यूट रीनल फेल्योर, ऐसी स्थिति हो जाती है। और डिलेड रिएक्शन में हल्का बुखार, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन गिरना और जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, डायरेक्ट कॉम्बोस टेस्ट होता है, प्लाज्मा फ्री हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन, LDH, HB, यूरिन में हीमोग्लोबिन, ये सब की हम जांच करते हैं। और ट्रांसफ्यूजन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। नॉर्मल सेलाइन को IV करना, इंटरवेनस करना चाहिए। और जो पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं डायरेटिक्स, फॉर्सेमाइड, यूरिन आउटपुट बनाए रखने के लिए ये सब दिया जाता है। ऑक्सीजन का ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कितना है। और जो शॉक और DIC मतलब की भी आवश्यकता पड़ जाती है कभी, ट्रीट शॉक एंड DIC इफ प्रेजेंट। तो जो शॉक और DIC के ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है। और ब्लड सैंपल या यूनिट को वापस करके ब्लड बैंक को भेजें और पता करें कि कहाँ गलती हुई है, इसके लिए इसको भेजा जाता है। और प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें प्रॉपर ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग होना चाहिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सही हो, ट्रांसफ्यूजन से पहले डबल चेक होना चाहिए, और जो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन ये सब पूछना चाहिए। प्रेगनेंसी के हालत में खास करके ये बातें ध्यान देने योग्य है। तो सबसे जरूरी बात कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत बंद करें और IV में नॉर्मल सेलाइन को चालू रखें, ब्लड बैग और पेशेंट का ब्लड सैंपल ब्लड बैंक को भेजें, ऑक्सीजन दें किडनी को डैमेज से बचाने के लिए। यूरिन आउटपुट 1 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और डायरेटिक्स, मैनिटॉल, ये सब दवाइयाँ इसमें यूज होती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिन अल्केलाइन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और इस तरह से
इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट होता है। और सीवियर केसेस में हीमोडायलिसिस होता है एक्यूट रीनल फेल्योर में। और अगर मतलब कई बार जो किडनी सब का जो प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें डायलिसिस या मतलब मेडिकल इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट करके पहले जान बचाना चाहिए। और फिर जब केस का स्टेबल स्थिति हो जाए तो उस केसेज में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ज़रूरत के हिसाब से ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे मतलब क्यूप्रम मेटेलिकम, क्यूप्रम आर्स, काली नाइट्रम, नाइट्रिकम, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, एपिस, एपोसाइनम, आर्सेनिक एल्बम, ये सब दवाइयाँ हैं जो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होती हैं। सीरम एंगुइन। और जो एक दवाई है जो मदर टिंचर में भी दिया जाता है, लेकिन इलाज बिना डॉक्टर के कुशल निर्देशन में नहीं करना चाहिए। खास करके ये बहुत आपात स्थिति होती है तो उसमें जो योगी डॉक्टर हैं जो इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं उनके निर्देशन में इसका इलाज कराया जा सकता है। तो अल्सीरम एक दवाई है और दूसरा है सीरम ट्रेडिवेंटिक्यू। ये मिला करके 5-5 बूंद आधा कप सुसुम पानी में मिला करके दिया जाता है। और इसके साथ एक सूजन है, अगर काफ़ी सूजन है, शरीर में पेशाब कम हो रहा है तो उसके शरीर में एपिस दिया जाता है। और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए और बाहर करने के लिए आर्सेनिक एल्बम जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसके साथ अगर मतलब काली नाइट्रिकम जैसी दवा बहुत ही लाभदायक कई बार पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें क्या होता है, किडनी का श्रिंकिंग शुरू हो जाता है। तो श्रिंकिंग को भी बचाने में फिर कई बार देखा गया है कि हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में मुंह का करवापन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सूजन हो जाता है, टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, पेशाब कम आता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो इस सब के लक्षण के आधार पर एक खास दवाई है काली नाइट्रिकम 30, इसको दिया जाता है। लेकिन जब कभी इलाज कराएं तो कुशल चिकित्सक के निर्देशन में कराना चाहिए। और ये जब कंडीशन स्टेबल हो तब कराना चाहिए। और ज़रूरत के हिसाब से डायलिसिस भी सबकी सेवा भी लेनी चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे इसको ऐसे केसेस को ठीक किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।